असलम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। एक बहुत ही अहम तरीन खबर है। एक और कार्रवाई डाल दी गई है, सबने मिलकर डाली है और बहुत बड़ी कार्रवाई डाली है। इलेक्शंस इनकी छेड़ बन गए हैं और अब इंतखाबात आप भूल जाएं, इलेक्शन पाकिस्तान में भूल जाएं और अब इंतखाबात की कोई सूरत कोई राह पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही, बल्कि एक फार्मूले पर अग्री कर लिया गया है और वो फार्मूला क्या होगा वो आने वाले टाइम में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इंतखाबात की तरफ नहीं जाना, लोगों की तरफ किसी भी तौर पर नहीं जाना। इंतखाबात इनकी छेड़ बन गई है और ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये भाग निकले सारे, वो सब आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक और चीज सामने आ रही है कि इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिकल खुन्नस तो नजर आती है, लेकिन साफियों की एक बहुत बड़ी खुन्नस है। बल्कि साफी नहीं, लिफाफी है। ये लिफाफी से भी बड़े लिफाफी हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान की साफत बदनाम है। ये पैसे कमाते हैं, रेवेन्यूज कमाते हैं, ये बहुत बड़े बेनिफिट लेते हैं, मुफादात लेते हैं और उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े साफी, अब बहुत बड़े बड़े साफी जिन्हें बहुत बड़ा कहा जाता है पाकिस्तान में, जिन्हें देखकर आप यूं कह सकते हैं कि लोग रुक जाते हैं कि बहुत बड़ा साफी आ रहा है, इसके पास कोई खबर होगी। उन्होंने खबर चलानी शुरू कर दी और वो खबर ये थी कि फर्रा गोगी, जो इमरान खान साहब की बेगम के दोस्त हैं, बुशरा बीवी की दोस्त हैं, वो इमरान खान की बेगम के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाली हैं। और उसके बाद खुद ही स्टोरियां घड़ना शुरू कर दी कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उनकी जो बेगम थी बुशरा बीबी, वो ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाती थी, पैसे लेती थी और वहां से उसने करोड़ों रुपए बनाए, इतने पैसे, किसी से 22 लाख, किसी से 20 लाख, और इस तरह की एक फर्जी कहानियां जिनकी कोई रियलिटी नहीं है, ये कम से कम रियलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, जिनके बारे में कोई डिटेल्स मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन इस तरह की कहानियां, उनके ऊपर वीलॉग्स, उनके ऊपर टेलीविजन ट्रांसमिशन, उनके ऊपर गुफ्तगू, तज्जिए, बातचीत और ये सारी चीजें शुरू कर दी गई। यानी मकसद सिर्फ बदनामी है, मकसद सिर्फ इमरान खान की बेगम को टारगेट करना है, मकसद उसकी इज्जत पर हाथ डालना है, मकसद उसके घर में घुसना है। और यही चीजें हम बदकिस्मती से पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं। फरा गोगी मजबूर होकर खुद बोली हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं किसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनूंगी, मैंने जब कुछ किया ही नहीं, जब मेरा किसी चीज के अंदर अमल दखल ही नहीं था, तो मैं किसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनूंगी। इन्होंने मेरे खिलाफ जुल्म बर्पा कर रखा है और ये सब मिलकर मेरे खिलाफ जुल्म कर रहे हैं। यानी एक तो होता तब है कि जब आपके ऊपर कोई चीज साबित हो जाए तो फिर आपकी बहुत सारी बातें आपके बारे में की जाए तो ठीक बनता है। पाकिस्तान में होता यह है कि पहले फर्जी कहानियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसके ऊपर बदनामी की जाती है और बदनामी करने के बाद जाकर पता चलता है कि ये सारा कुछ था ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लिफाफी ये खेल रहे थे और ये सारा कुछ भंड मार रहे थे और इसके अंदर कोई रियलिटी खुलकर सामने नहीं आई। मैं देख रहा था पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साफी हैं, वो बकायदा इसके ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल में बातचीत की है और कई के ताने कहां पर, कई के ताने कहां पर। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो एक इंडियन ड्रामा था कुमकुम, वो ड्रामा उन्होंने बड़ा गौर से देखा हुआ और उसी ड्रामे की कहानी को वो रियलिटी समझकर अब यहां पर ला रहे हैं। जबकि फराह गोगी का किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, उनके हवाले से जो भी स्टेटमेंट आई है समा टेलीविजन के नदीम मलिक शो में, उन्होंने खुद इस सारी चीज को सामने रखा है कि फराह गोगी ने कांटेक्ट हुआ उनसे और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं किसी के खिलाफ कोई वादा माफ गवाह नहीं बन रही और इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर और मुझे और बुशरा बेगम, इमरान खान की बेगम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये बाकायदा से एक मुहिम, एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत, एक मुनज़्ज़म तरीकाकार के तहत चलाई जा रही है। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर यह है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर 54 तरामीमें थी वो सारी कर ली गई हैं, यानी सबने मिलकर कार्रवाई डाल दी है और इसके अंदर सब शामिल थे। यानी पीपल्स पार्टी इससे पहले एहतजाज कर रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी एहतजाज कर रही थी, वो सब ढकोसला ड्रामा था। वो लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी उन्होंने बांधी हुई थी और इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरामीमें कर ली हैं और जो निगरान हुकूमत होगी उसके पास वो इख्तियारात होंगे कि जो कि शायद एग्जिस्टिंग हुकूमत के पास भी नहीं होते। यानी तमाम तरह इख्तियारात निगरान हुकूमत को दे दिए गए हैं, फैसले कर सकती है, किसी भी तरह का डिसीजन ले सकती है, इवन यहां तक कि प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, निजकारी कर सकती है, मईशत के ऊपर बड़े डिसीजन ले सकती है, मुआहदे कर सकती है और भी बहुत सारी चीजें जो निगरान हुकूमत कर सकती है, उससे भी ज्यादा बल्कि इख्तियारात उन्हें दे दिए गए हैं। निगरान हुकूमत दो सूरतों में जो एस्पेक्ट से निगरान हुकूमत के वो हमारे सामने मौजूद है। अगर असेंबलीज टाइम पर तहलील होती हैं तो निगरान हुकूमत 2 माह के लिए आएगी, 60 दिनों के लिए, यानी वक्त बिल्कुल कलील है। लेकिन अगर असेंबलीज टाइम से पहले तहलील होती हैं तो फिर निगरान हुकूमत 3 माह के लिए आएगी। यानी अगर इतना ही बड़ा मौशी जो मेल्टडाउन है उसका खतरा था, इतना ही बड़ा खतरा था कि इस दौरान कोई मौशी फैसले करने हैं, तो आप टाइम पर हुकूमत तहलील करके आप 60 दिनों में इंतखाबात करवा दें। 60 दिन तो यूं गुजर जाते हैं, 60 दिनों के अंदर आप तो सिर्फ माइंड मेकिंग करते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते, कोई बहुत बड़ा मुआहदा तो कर नहीं सकते। 60 दिनों में तो एक पेपर वर्क भी पाकिस्तान में नहीं होता। लेकिन मसला यह है कि इस चीज को लंबा खींचना है, लंबा लेकर जाना है और तब तक लेकर जाना है कि जब तक लोग इनका पीछा छोड़ दें, लोगों को उकताहट हो जाए, लोग जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल हुई है वो फटीक कर जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, इमरान खान साइडलाइन हो जाए, तहरीक इंसाफ साइडलाइन हो जाए, खान की मकबूलियत खत्म हो जाए और उसके बाद जाकर इंतखाबात का एक बाकायदा से माहौल और एक मैनेज्ड और ढकोसला किस्म के इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर करवाए जाए, तो ये बड़ी अजीब और गरीब चीज है। लेकिन इसका बर्डन या सवाल जब उठेंगे तारीख में तो पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से भी उठेंगे।
चूंकि इमरान खान ने जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि इमरान खान ने उसी वक्त इंतखाबात अनाउंस कर दिए थे कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके बाद। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ने इसको रिवर्स किया था, घड़ी की सुइयां घुमाई थी और इंतखाबात से मामला दोबारा से वहीं पर जाकर शुरू किया था कि खान को निकालें, नया वजीर आजम सेलेक्ट करें, और उसके बाद से पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने दिए गए। 14 मई के इंतखाबात आपको याद होंगे, 2 असेंबलीज आइन के मुताबिक तहलील की गई और 2 असेंबलीज के तहलील होने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, फिर बुलाती रही, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फेल हुई और इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया गया और एक इलीगल हुकूमतें 2 पाकिस्तान के बड़े प्रोविंसेस में कायम हुई, बट सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकी। पाकिस्तान एक रूल ऑफ लॉ वाली स्टेट थी, यहां पर रूल ऑफ लॉ के ऊपर सवालात उठते थे, लेकिन अब इसके ऊपर अदालतें क्या जस्टिफिकेशन देंगी, लेकिन कटहरे में अदालतें जरूर मौजूद है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये परवेज इलाही साहब के हवाले से है कि परवेज इलाही को आज मुअज़्ज़ज़ जज जो लाहौर में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को पेश करें मेरे सामने, तो उन्हें बताया गया कि परवेज इलाही तो लाहौर में है ही नहीं, उन्हें रावलपिंडी हडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अदालत की मर्जी के बगैर, अदालत को बताए बगैर उन्हें रात की तारीकी में हडियाला शिफ्ट कर दिया गया। इस पर जो मुअज़्ज़ज़ जज है उन्होंने कहा कि आज 3 बजे तक परवेज इलाही को मेरे सामने पेश करें, लेकिन 3 बजे तक भी परवेज इलाही को पेश नहीं किया गया। तो अदालतों की जो से है, बुनियादी तौर पर अदालतों की जो मॉरल वैल्यू है, अदालतों की जो अथॉरिटी है, मुकम्मल तौर पर चैलेंज हो गई है और उसको लोग मानने से ही इनकार कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।